हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जिसमें हमने पढ़ा था पाचन की परिभाषा, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव यानी पाचन के प्रकार। उसके बाद में हमने पढ़ा था मानव पाचन तंत्र को दो प्रकार डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हम पढ़ते हैं आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियाँ। उसके बाद में हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल में आने वाले उसके सभी जो भाग होते हैं उनमें पढ़ा था मुख और मुख गुहिका। मुख गुहिका में हमने पढ़ा था पहला तालु पैलेट, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई तालु है दो प्रकार का होता है, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु आगे का भाग होता है जिसमें हम कहेंगे मैक्सिला व पैलेटाइन अस्थियों से निर्मित होता है, जबकि मुलायम तालु है वो कठोर तालु के पीछे का भाग होता है और कोमल तालु या मुलायम तालु का अंतिम भाग यूला कहलाता है। अब हम इसमें इसकी दूसरी जो मुख्य संरचना है वो पढ़ेंगे दांत, टीथ। मानव के दांतों की बात करें या स्तनधारियों के दांतों की बात करते हैं तो जो दांत है, दांतों की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती हैं, वो एक्टो मीजोडर्मल होती हैं, यानी एक्टोडर्म व मीजोडर्म से निर्मित होते हैं। स्तनधारियों में या मनुष्य के जो दांत होते हैं ये मैक्सिला व मैंडिबल अस्थियों से जुड़े रहते हैं, यानी मैक्सिला व मैंडिबल अस्थियों की जो गुहा होती है या गर्त होती है उससे जुड़े होते हैं। अब दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। दांत की संरचना की बात करते हैं तो दांत की संरचना की बात करें हम तो दांत को तीन भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, जिसमें हम कहेंगे ये वाला जो भाग होता है यहाँ तक क्राउन कहलाता है या शिखर कहलाता है। ये भाग इसकी गिरवा नेक और ये वाला जो भाग है वो रूट कहलाता है, यानी दांत को तीन भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे बाहर का ये जो भाग होता है वो क्राउन कहलाता है या शिखर कहलाता है, जो इनेमल से ढका रहता है, इनेमल से आवृत रहता है। इनेमल
जो होता है इनेमल, यह सबसे कठोर भाग होता है जो एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है या बनता है। यह इनेमल जो होता है, इनेमल की उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है, यानी जो भ्रूणीय झिल्ली होती है एक्टोडर्म, तो इनेमल भाग है वो एक्टोडर्म से निर्मित होता है। इसलिए तो हमने पहले भी पढ़ाया था कि दांत है वो एक्टोमीजोडर्मल होता है, या दांत की उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्मल होती है, जिसमें ये वाला जो भाग होता है इनेमल वाला, जिससे आवृत रहता है क्राउन भाग शिखरक, वो एक्टोडर्म से निर्मित होता है। बाकी वाला जो भाग होता है ये नेक और रूट है वो मीजोडर्म से निर्मित होता है। इनेमल है वो सबसे कठोर भाग होता है ये, और इसका कठोर होने का कारण है कि इसमें फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, फ्लोरीन उपस्थित होता है, जिसके कारण यह सबसे हार्ड होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पाए जाने वाले पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ के क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जो दांत होते हैं वो पीले अधिक पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हम कहेंगे यह बहुत अधिक हार्ड हो जाता है या दांत कठोर हो जाते हैं और वो धब्बे पड़ जाते हैं। इसमें हम यदि इनेमल की बात करते हैं तो इनेमल के अंदर 96% जो भाग होता है, 96% भाग है वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है, जो इसका 96% भाग बनाते हैं। 3% इसमें जल की मात्रा होती है, वाटर पाया जाता है, और 1% जो होता है इसमें वो एमिलोजेनिन व इनेमलिन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है। यानी ये जो क्राउन शिखरक भाग जिसके ऊपर इनेमल का आवरण पाया जाता है, और इसमें हम कहेंगे 96% जो अकार्बनिक लवण होते हैं, ये जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो पाए जाते हैं या अकार्बनिक लवण होते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। इसके अलावा 3% इसमें जल की मात्रा होती है, और 1% इसमें एमिलोजेनिन व इनेमलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिससे ये निर्मित होता है। उसके बाद में हम वापस आते हैं, ये वाला जो भाग होता है ये जो गिरवा भाग कहलाता है। यह गिरवा भाग मसूड़ों द्वारा ढका रहता है या गम से ढका रहता है, और बाकी जो भाग होता है यहाँ से लगाकर यहाँ जो रूट होता है, ये जो बोन पाई जाती है, बोन की गर्तिका में धंसा रहता है या बोन की गर्त के अंदर धंसा रहता है, जिसमें हम कहेंगे कि इस भाग के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको पल्प कहा जाता है, और ये जो गुहा होती हैं इसको हम पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी ये वाली जो भाग होता है यहाँ से लगाकर इसके अंदर का ये भाग पल्प कैविटी कहलाती है, जिसके अंदर हम कहेंगे रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, और इसके अलावा इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जिसको अपन कहेंगे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं।
या ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है, जो क्या करती हैं, ये वृद्धि करती रहती हैं और ये जो है वो इस वाले जो ये बाह्य आवरण जो होता है ये सीमेंट का आवरण कहलाता है। सीमेंट जैसा कठोर भाग होता है ये, यहाँ तक इनेमल, उसके बाद में सीमेंट के आवरण से पाया जाता है, आवरण ढका रहता है। इस आवरण सीमेंट आवरण के अंदर ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हम कहेंगे दांत की वृद्धि के अंदर सहायक होती हैं। जब दांत है वो पूर्ण वृद्धि कर जाते हैं या दांतों की पूर्ण वृद्धि हो जाती है तो उसके बाद में ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है वो निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण दांत की वृद्धि है वो रुक जाती है। कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स एक्टिव रहती हैं, निष्क्रिय नहीं होती हैं, तो उन दांतों की वृद्धि है वो निरंतर जारी रहती है, जिससे वे दांत है वो बढ़ते रहते हैं। इसके बाद में ये वाला जो भाग है वो बोन से घिरा रहता है, बोन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें इसके चारों ओर पेरी ओडोंटल लिगामेंट्स भी पाए जाते हैं, लिगामेंट्स के द्वारा ये घिरे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, एपिकल फोरामेन कहते हैं जिसको, जहाँ से तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, रुधिर वाहिनियाँ प्रवेश करती हैं और ये क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो दांत है वो मतलब अस्थि की गर्तिका के अंदर धंसे हुए होते हैं और इस प्रकार हम कहेंगे दांत की संरचना पाई जाती है। अब मनुष्य के जो दांत होते हैं ये गर्तदंती, द्विबारदंती व विषमदंती प्रकार के होते हैं। विषमदंती प्रकार के यानी हम कह सकते हैं गर्तदंती का मतलब हुआ कि ये जो दांत होते हैं हमारी जो जैसे निचला जबड़ा है या ऊपरी जबड़ा है, उस ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े की जो डेंट्री अस्थि होती है, डेंट्री अस्थि, इस डेंट्री अस्थि की जो गर्तिका होती है या गर्त जो होते हैं उसके अंदर ये धंसे हुए होते हैं। जैसे हमने अभी दांत की संरचना के अंदर पढ़ा था कि जो बाहर की ओर भाग होता है शिखर भाग कहलाता है, क्राउन कहलाता है, जो बाहर की ओर रहता है और सफ़ेद सा दिखाई देता है इनेमल के कारण। उसके बाद में मसूड़ों से ढका हुआ भाग जो होता है वो गिरवा या नेक होती है। उसके बाद में जो रूट होती है इसकी, कुछ दांत होते हैं मोनोकस्पिड होते हैं, एक जड़ वाले होते हैं, कुछ दांत बाइकस्पिड होते हैं, दो जड़ों वाले होते हैं, ट्राइकस्पिड भी होते हैं। तो वे दांत जड़ वाला जो भाग होता है वो डेंट्री अस्थि की गर्तिका के अंदर धंसे हुए रहते हैं, जिसके कारण ऐसे दांतों को हम गर्तदंती दांत कहते हैं। फिर एक शब्द आता है विषमदंती दांत। ऐसे दांत जो संरचना एवं कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ऐसे दांतों को हेटेरोडोंट या विषमदंती दांत कहते हैं, जो संरचना में अलग होते हैं और कार्य भी अलग अलग करते हैं। तो मनुष्य में विषमदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसको अपन आगे अभी पढ़ेंगे। और द्विबारदंती दांत, ऐसे दांत जो दो बार आते हैं, यानी पहले कुछ दांत आते हैं जिसको मिल्क टीथ कहा जाता है या दूध के दांत कहा जाता है, फिर वो दांत गिरने के बाद में वापस दूसरे दांत आते हैं जो स्थायी दांत कहलाते हैं। पहले अस्थायी दांत दूध के दांत या प्राथमिक दांत कहलाते हैं, फिर वो उनके गिरने के बाद में
सेकंड बार जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। तो इस प्रकार अपन कहेंगे कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो द्विबारदंती प्रकार के होते हैं। अब विषमदंती को अपन पढ़ें। विषमदंती दांत यानी दांतों के प्रकार पढ़ेंगे तो हम कहेंगे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें पहला है कृंतक, इंसाइजर्स। ये जो दांत होते हैं जो अपन कहेंगे आगे की ओर ही पाए जाते हैं। जैसे ये नीचे वाला जबड़ा है तो इसमें आगे के जो 4 दांत होते हैं ये कृंतक दांत कहलाते हैं, जो भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करते हैं और ये छेनी के समान तीखे होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या है वो 8 होती है, यानी ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों को मिलाकर ये 8 होते हैं, जिसको अपन आगे दंत फॉर्मूला के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरे टाइप्स के जो है वो रदनक या कैनाइन्स टीथ होते हैं। ये हम कहेंगे चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी जंतुओं के अंदर ये दांत अधिक विकसित होते हैं। इनकी संख्या ये मतलब नुकीले होते हैं और इनकी संख्या है वो 4 होती है, या टोटल संख्या में 4 होते हैं। उसके बाद में अग्र चौवर्णक, प्रीमोलर्स दांत। ये दांत जो होते हैं यहाँ पर हम कहेंगे एक एक दांत जो है वो ये 4 प्रकार के हो गए। ये तो हो गए इंसाइजर, ये हो गए कैनाइन। उसके बाद में 2 दांत यहाँ पर पाए जाते हैं, जो हम कहेंगे भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या जो होती है वो होती है 8 होती है। उसके बाद में लास्ट में चौवर्णक, मोलर्स, ये दांत है, ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है। यानी एक जबड़े के अंदर, निचले जबड़े में 6, ऊपरी जबड़े के अंदर भी इनकी संख्या 6 होती है, मोलर्स और ये प्रीमोलर्स। तो ये भी चबाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या है वो भी 12 होती है। तो हम कहेंगे 8 4 12, 8 20 और 12 32, यानी टोटल मनुष्य के दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। तो हम कहेंगे कि ये संरचना व कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, यानी 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य में विषमदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब हम कहेंगे, एक हमने शब्द पढ़ा था, ये दांत है वो द्विबारदंती भी होते हैं। द्विबारदंती के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे दांत हैं जो प्राथमिक दांत होते हैं, यानी हम कहेंगे अस्थायी दांत। अस्थायी दांत, और ये जो अस्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या है वो 20 होती हैं, 20 होती है। इन दांतों को अस्थायी दांत या इनको प्राथमिक दांत भी कहते हैं, या इनको
हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं, जो प्राथमिक दांत कहलाते हैं या अस्थायी दांत होते हैं। अब हम कहेंगे कि इनकी संख्या 20 होती है। कौन कौन सी होती है? हम कहेंगे इनके अंदर 8 दांत तो ये वाले, उसके बाद में रदनक 4, 8 और 4 12, और इसमें 8 दांत ये होते हैं चौर्णक, जो 20 टोटल होते हैं। यानी हम कहेंगे कृतनक, रदनक और पहला व दूसरा मोलर्स, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स जो दांत होते हैं, ये प्राथमिक दांत होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं। छोटे बच्चों के अंदर हम कहेंगे कि उसमें अग्र चौर्णक या प्री मोलर्स दांत नहीं पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि प्री मोलर्स यानी छोटे बच्चों के अंदर ये जो प्री मोलर्स दांत हैं ये एब्सेंट रहेंगे। आप सोचोगे कि जब ये दांत आते हैं तो इनके लिए रिक्त स्थान रहेगा, नहीं, इनके लिए रिक्त स्थान नहीं रहता है। ये दांत है पहले जो ये आ रखे होते हैं ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं, फिर सेकंड टाइम यहाँ प्री मोलर्स दांत आते हैं और मोलर्स दांत है वो पीछे आ जाते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है दंत सूत्र। दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला। अब दंत सूत्र के अंदर हम पढ़ते हैं, इसमें ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या मल्टीप्लाई 2। यानी हम कहेंगे जैसे ये निचला जबड़ा है तो इसको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक अर्धांश ये हो गया, दूसरा अर्धांश ये। ऐसे कैसे? ऊपरी जबड़े के अंदर भी आधा अर्धांश ये वाला, आधा अर्धांश ये, तो प्रत्येक ओर के जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब यदि बच्चे में अपन देखते हैं तो दांतों की जो संख्या होती है, इंसाइजर जो होते हैं 2/2, कैनाइन्स 1/1, प्रीमोलर्स बच्चों में अनुपस्थित होते हैं और मोलर्स 2/2 ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई 2 बराबर 10/10 = 20। ये बच्चों के अंदर दांतों की संख्या है, छोटे बच्चों में पाए जाने वाले दांतों की संख्या है। यानी उसमें दांतों की संख्या 20 होती है। उसके बाद में 17 वर्ष के बच्चे के अंदर देखें तो इसमें भी इंसाइजर 2/2, कैनाइन्स 1/1, प्रीमोलर्स 2/2 और मोलर्स जो होते हैं ये भी 2/2 × 2 ये हो जाएंगे 14/14 = 28। 17 वर्ष के बच्चों के अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो 28 होती है। और यदि वयस्क मनुष्य की बात करते हैं, वयस्क में, तो वयस्क के अंदर आई इंसाइजर 2/2, कैनाइन्स 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर्स यहाँ पर तीसरा जो मोलर आता है, थर्ड मोलर जो होता है वो हम कहेंगे बाद में आता है, जिसको अकल दाढ़ कहा जाता है। उसमें एक एक दांत है, इधर ऊपरी जबड़े में, इधर निचले जबड़े ऊपरी जबड़े में, ये दांत है वो बाद में आते हैं, जिसको अकल दाढ़ कहा जाता है, वयस्क मनुष्य के अंतर्गत अंदर आते हैं। तो इस प्रकार अपन कहेंगे मनुष्य के अंदर ये 3 प्रकार के दंत फॉर्मूले हो गए। बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर प्रीमोलर एब्सेंट रहते हैं और थर्ड मोलर एब्सेंट रहता है। 17 वर्ष के बच्चे में थर्ड मोलर एब्सेंट रहता है और वयस्क के अंदर हम कहेंगे कि इसमें भी
जो थर्ड मोलर जो है वो दांत आ जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि मनुष्य के अंदर जो दंत सूत्र होता है वो इस प्रकार व्यवस्थित होता है। डेंटल फॉर्मूला है जो इस प्रकार व्यवस्थित होता है। अब हम कहेंगे जैसे फॉर्मूले के अंदर दिखाई दे रहा है कि कभी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं, क्योंकि ये दांत है वो एक बार गिरने के बाद में वापस आते हैं, तो ये 32 हो गए। अस्थायी दांत, अस्थायी दांत इनकी संख्या 20 होती है। अब आप कहोगे कि सर 20 तो पहले अस्थायी के अंदर, नए 12 बाद में आते हैं। नहीं, ये 20 जो पहले आते हैं ये तो गिर जाते हैं, इनके गिरने के बाद वापस नए जो दांत आते हैं 32 आते हैं, ये गिरे इनकी जगह वापस आएंगे और नए हैं वो 12 और आते हैं, तो हम कहेंगे अस्थायी दांत हो जाते हैं 20। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है जो वापस नहीं गिरते, और यदि गिर जाते हैं तो ये वापस नहीं आते हैं। इस प्रकार हम कहेंगे कि एक बार दंती होते हैं, एक बार दंती उनकी संख्या होती है 12, और जो द्विबार दंती होते हैं उनकी संख्या होती है 20। ये ध्यान रखना कि एक बार दंती दांत कौन कौन से हैं? जो प्री मोलर्स ये एक बार दंती है, और थर्ड मोलर्स जो होता है वो एक बार दंती है। तो अपन कहेंगे ये एक बार दंती हो जाएंगे। तो ये बार दंती कौन कौन से है? हम कहेंगे इंसाइजर, कैनाइंस और फर्स्ट एंड सेकंड जो मोलर्स होते हैं ये हम कहेंगे एक बार दंती, और ये जो होते हैं वो द्विबार दंती दांत कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ लिया कि दांतों की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर दांत है वो कौन से अस्थियों पर पाए जाते हैं, उसके बाद में दांत की संरचना, स्ट्रक्चर कि भाई दांत किस प्रकार बना हुआ होता है, और उसके बाद में मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती होते हैं, जिसमें हमने विषम दंती के अंदर अलग अलग जो दांत पढ़े हैं, जिसमें इंसाइजर है, कैनाइन है, प्री मोलर्स हैं, एंड मोलर्स जो दांत पढ़े हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र, जिसमें हमने पढ़ा ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 अर्धांश होते हैं, ऊपरी जबड़े में भी 2 अर्धांश है, निचले जबड़े में भी 2 अर्धांश पाए जाते हैं। और फिर हमने ये पढ़ा कि बच्चे के अंदर किस प्रकार डेंटल फॉर्मूला होता है, 17 वर्ष के बच्चे में कैसा होता है, और वयस्क के अंदर किस प्रकार होता है।